नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेंद्र कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ बीएड, एसएस खन्ना गर्ल्स डिग्री कॉलेज इलाहाबाद से। मैं अपना लेक्चर शुरू करूं इससे पहले जिन लोगों ने मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर लें, चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी पुश कर दें, जिससे जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए और आप लाभान्वित हो सकें। आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा विषय है क्रियात्मक अनुसंधान प्रतिवेदन लेखन में सावधानियां, प्रिकॉशंस इन एक्शन रिसर्च रिपोर्ट राइटिंग। एक्शन रिसर्च रिपोर्ट राइटिंग में कुछ सावधानियों पर, कुछ बिंदुओं पर ध्यान देना चाहिए, नहीं तो हमारा रिसर्च रिपोर्ट राइटिंग सही से नहीं हो पाएगा, हमारा अनुसंधान प्रतिवेदन सही से प्रस्तुत नहीं हो पाएगा। तो क्रियात्मक अनुसंधान प्रतिवेदन को सही तरीके से हम प्रस्तुत कर सकें, इसके लिए कुछ सावधानियों को ध्यान में रखना होगा, जो इस प्रकार है। प्रतिवेदन लेखन में सरल शब्दों व वाक्यों का प्रयोग करना चाहिए। यह ध्यान रखना चाहिए कि उसमें क्लिष्ट शब्द ना हो, घुमावदार वाक्यों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, लोकोक्तियों एवं मुहावरों से बचना चाहिए। इसलिए यह कहा जाता है कि प्रतिवेदन में सरल शब्दों व वाक्यों का प्रयोग करना उपयुक्त होता है। शोध प्रतिवेदन का लेखन भूतकाल में होना चाहिए। अगर हम टेंस की बात करें, काल की बात करें, तो क्योंकि हम शोध कार्य कर चुके होते हैं, आंकड़ों का विश्लेषण कर चुके होते हैं, हमारा रिजल्ट प्राप्त हो गया होता है, निष्कर्ष भी प्राप्त हो गया होता है, उसको हमें प्रतिवेदन के रूप में रखना होता है, एक लेख के रूप में रखना होता है। तो इसलिए उसे हम भूतकाल में लिखते हैं कि हमने ऐसा किया। परंतु फिर भी कुछ भाग ऐसे होते हैं जिनको प्रेजेंट टेंस में लिखा जाता है, जैसे ऑब्जेक्टिव हो गया, या इंट्रोडक्शन हो गया, या प्रॉब्लम यानी समस्या का कथन हो गया, या परिकल्पना को फ्यूचर टेंस में लिखते हैं कि यदि ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा। तो इस तरह ध्यान देने वाली बात है। इन 2-3 पॉइंट को, जैसे हमारा ऑब्जेक्टिव हो गया, हमारी प्रस्तावना हो गई, समस्या हो गई, इसको प्रेजेंट टेंस में लिखते हैं और परिकल्पना भूतकाल में लिखते हैं। बाकी जो सब हमारा लेख होता है वो हमारा भूतकाल में होता है। नेक्स्ट है, अधिकांश मौलिक शोध आख्या लिखने के लिए अन्य पुरुष यानी कि थर्ड पर्सन, जैसे कि ही, सी या रिसर्चर शब्द का प्रयोग करने की सलाह देते हैं। किंतु क्रियात्मक अनुसंधान में उत्तम पुरुष यानी कि फर्स्ट पर्सन, जैसे कि मैं या आई शब्द के उपयोग को सही माना जाता है। जहां मौलिक अनुसंधान एवं व्यवहारपरक अनुसंधानों में अनुसंधानकर्ता का अनुसंधान समस्या से सीधा संबंध नहीं होता है, वहीं क्रियात्मक अनुसंधान में अनुसंधानकर्ता का समस्या से सीधा संबंध होता है, या यूं कह सकते हैं कि अनुसंधानकर्ता की जो समस्या होती है वह समस्या से सीधे रूप में जुड़ा हुआ होता है। इसलिए वह क्रियात्मक अनुसंधान के प्रतिवेदन लेखन में आई यानी मैं शब्द का प्रयोग कर सकता है कि हमने ऐसा महसूस किया, हमने इस समस्या का इस रूप में अनुभव किया। इस तरह के शब्दों और इस तरह के वाक्यों का वह प्रयोग कर सकता है। प्रतिवेदन टाइप करते समय कुछ ध्यान देना चाहिए। टाइप करते समय ध्यान देने वाली बात यह है कि दाहिने तरफ जो राइट हैंड साइड में जो स्पेस होगा, वो राइट हैंड साइड यानी इधर वो 1 इंच छोड़ना चाहिए, बाएं तरफ यानी लेफ्ट साइड में 1.5 इंच छोड़ना चाहिए, यानी 1.5 इंच छोड़ना चाहिए, और शीर्ष की तरफ, ऊपर की तरफ यहाँ 1.25 इंच छोड़ना चाहिए, यानी 1.25 इंच छोड़नी चाहिए, और नीचे का स्पेसिंग जो होगा वो 1.5 इंच यानी 1.5 इंच छोड़ना चाहिए। ऐसा करने से हमारा जो लेख होगा, जो हमारा शोध प्रतिवेदन होगा, वो उपयुक्त माना जाएगा और स्पष्ट रूप में साफ साफ दिखाई देगा, ताकि बाइंडिंग में भी समस्या नहीं आएगी। नेक्स्ट है, मुख्य विषय सामग्रियों का प्रस्तुतिकरण करते समय 2 लाइनों के बीच में दोहरा अंतराल यानी डबल स्पेस रखना चाहिए। जैसे ये 2 लाइन है, इन दोनों के बीच में डबल स्पेस छोड़ना चाहिए। अगर डबल स्पेस नहीं होगा तो लाइन एक दूसरे के ज्यादा सटी हुई होगी
और अक्षर और शब्द क्लियर नहीं होंगे, वह उपयुक्त नहीं माना जाता है। मुख्य विषय सामग्रियों प्रस्तुतिकरण से मतलब अर्थ यह है कि जो उसका प्रस्तावना हो गया या उसके जो अध्यायों का प्रस्तुतिकरण होगा, जो मुख्य बिंदुओं का प्रस्तुतिकरण हो गया, जैसे प्रस्तावना हो गई, समस्या का अनुभव हो गया, समस्या कथन हो गया, हाइपोथेसिस हो गई, परिकल्पना हो गया, परिकल्पना का परीक्षण के लिए बनाई गई रूपरेखा हो गई, इन सब में डबल स्पेस का प्रयोग करना चाहिए। अन्य जैसे हमारा बिब्लियोग्राफी है या संबंधित साहित्य लिखना है, हमें अपेंडिक्स या संलग्नक लिखना है, उसके लिए हमें अलग स्पेस की जरूरत होती है, उसके लिए कुछ कम स्पेस की जरूरत होगी 2 लाइनों के बीच में। इसलिए हम कहते हैं कि मुख्य विषय सामग्रियों का प्रस्तुतिकरण करते समय 2 लाइनों के बीच में डबल स्पेस रखना चाहिए। प्रस्तावना संक्षिप्त परंतु पूर्ण होनी चाहिए। प्रस्तावना एकदम स्पष्ट होना चाहिए, साफ साफ लिखा जाना चाहिए, छोटे छोटे वाक्यों का प्रयोग किया जाना चाहिए। छोटे छोटे वाक्यों का प्रयोग इसलिए होना चाहिए ताकि हमारा जो शब्द है, जो हमारा वाक्य है, वह स्पष्ट रूप में लिखा जा सके। समस्या का उपयुक्त परिचय देना चाहिए प्रस्तावना में, और परिचय स्पष्ट होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। समस्या की प्रकृति का वर्णन किया जाता है, समस्या की सार्थकता का वर्णन किया जाता है, और समस्या के संदर्भ में जो प्रस्तावना दी जाती है वो पूरी तरह से स्पष्ट रूप में करना चाहिए। इसलिए हम कहते हैं कि प्रस्तावना संक्षिप्त रूप में परंतु पूरी होनी चाहिए। नेक्स्ट है प्रस्तावना में समस्या के संदर्भ में स्पष्ट पृष्ठभूमि प्रस्तुत करना चाहिए। प्रस्तावना एक तरह से हमारा पृष्ठभूमि ही है, जो हम अपना शोध कार्य शुरू करने के लिए, शोध आख्या लिखने के लिए शुरू करते हैं। तो इसलिए समस्या के संदर्भ में प्रस्तावना में पृष्ठभूमि स्पष्ट रूप से प्रस्तुत कर देना चाहिए। शोध प्रश्न स्पष्ट रूप से लिखना चाहिए। शोध प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो कभी कभी समस्या के अनुभव के अंतर्गत लिखा जाता है, समस्या की अनुभूति बिंदु के अंतर्गत लिखा जाता है, क्योंकि शोध प्रश्न अगर स्पष्ट नहीं होंगे, शोध प्रश्न स्पष्ट नहीं होंगे तो हमारी समस्या भी स्पष्ट नहीं हो पाएगी, क्योंकि शोध प्रश्न के कारण ही समस्या हमारी उत्पन्न होती है। जब तक हमारे मन में कोई प्रश्न नहीं उठेगा तब तक हम समस्या नहीं समझ पाएंगे, समस्या हम पहचान नहीं पाएंगे। कक्षा में जो समस्या आ रही है, क्यों आ रही है, छात्र कम्युनिकेशन क्यों नहीं कर पा रहे हैं, छात्रों को क्या समस्या है कि कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है, क्या जो ये समस्या आ रही छात्रों को, उसके लिए, उसके समाधान के लिए हम उपयुक्त कोई योजना बना सकते हैं। इस तरह से समस्या का जो शोध प्रश्न होगा, समस्या से संबंधित जो शोध प्रश्न होगा, अगर उसका स्पष्ट रूप में कथन नहीं होगा तो समस्या स्पष्ट रूप में हमारी वर्णित नहीं हो पाएगी, या स्पष्ट रूप में समस्या हमारी उभर कर नहीं आएगी। जो शोध शीर्षक होता है, समस्या उससे सीधे रूप में जुड़ी हुई होती है, इसलिए शोध प्रश्न स्पष्ट रूप में लिखा जाना चाहिए। समस्या का परिभाषीकरण एवं सीमांकन स्पष्ट रूप से होना चाहिए। जब तक समस्या का परिभाषीकरण एवं सीमांकन स्पष्ट रूप से नहीं होगा तो समस्या का विशिष्ट रूप भी निकल के नहीं आएगा, और जब समस्या का विशिष्ट रूप नहीं निकल के आएगा तो शोध कार्य में हमारा समय नष्ट होगा, समय व्यर्थ जाएगा, हमारा धन व्यस्त जाएगा तथा श्रम भी हमारा व्यस्त चला जाएगा। इसलिए समय, धन और श्रम बचाने के लिए, इस दृष्टिकोण से अपव्यय बनाने के लिए हम समस्या का परिभाषित एवं सीमांकित रूप स्पष्ट रूप में करते हैं। तो इसलिए जब आप कभी शोध प्रतिवेदन लिखें तो समस्या का स्वरूप को परिभाषित और सीमांकित अवश्य कर दें। शोध विकल्प के बारे में स्पष्टतः बताया जाना चाहिए। प्रायः क्रियात्मक अनुसंधान में 3 प्रकार के शोध विकल्पों का उपयोग किया जाता है, जिसमें एकल समूह विकल्प, समानांतर समूह विकल्प और चक्र समूह विकल्प को अपनाया जाता है, जो समस्या की प्रकृति के ऊपर निर्भर करता है। समस्या में जो हमारे डेटा हैं, जो हमारे प्रतिदर्श हैं,
उन पर डिपेंड करता है। अगर हमारे प्रतिदर्श छोटे होंगे तो हमें एकल समूह विकल्प अपनाया जाना उपयुक्त होगा, क्योंकि उसको 2 समूह में या 2 से अधिक समूह में बांटना उपयुक्त नहीं होगा। और विद्यालय में क्रियात्मक अनुसंधान करने के लिए कभी कभी समस्या हमारी जो होती है वो कुछ ही छात्रों के संदर्भ में होती है। क्लास में 40 विद्यार्थी हैं तो 10 विद्यार्थियों के लिए समस्या होगी। अगर उच्चारण दोष संबंधी समस्या होगी तो हो सकता है 40 में से 10 बच्चों के संदर्भ में यह समस्या हो। अगर अनुशासन से संबंधित समस्या होगी तो हो सकता है 40 में से 10 या 12 बच्चों को। तो इनको अगर हम 3 या 4 ग्रुप में बांट देंगे तो समस्या पर अध्ययन करना थोड़ा उपयुक्त नहीं होगा। इसलिए शोध विकल्प के बारे में स्पष्ट रूप से बता देना चाहिए, रिसर्च डिजाइन के बारे में स्पष्ट रूप से बता देना चाहिए कि कौन से डिजाइन का प्रयोग किया जा रहा है। और डिजाइन स्पष्ट हो जाने से हमारी कार्यप्रणाली भी स्पष्ट हो जाती है। जो हम परिकल्पना के मूल्यांकन के संदर्भ में जो रूपरेखा बनाते हैं 4 कॉलम में कि कितना समय लगेगा, कौन सा कार्य किया जाएगा, किस विधि से किया जाएगा और उसमें कौन से आवश्यक उपकरण लगेंगे, ये जो हमारा डिजाइन है, ये जो हमारी क्रियात्मक परिकल्पना के संदर्भ में जो अभिकल्प या रूपरेखा बनाई जाती है, इसके बारे में स्पष्ट निर्देश मिल जाएगा और उसके लिए हमें क्या क्या कार्य करना है इसके बारे में भी हमें गाइडलाइन मिल जाएगी। इसलिए शोध अभिकल्प जब शोध प्रतिवेदन करें तो उसके लिए शोध अभिकल्प के बारे में भी स्पष्ट रूप में बता देना चाहिए। नेक्स्ट है अध्ययन की विधि, जिसके अंतर्गत जनसंख्या, प्रतिदर्श, प्रतिदर्शन की विधि, प्रतिदर्श संकलन की विधि एवं प्रयुक्त सांख्यिकी विधि का वर्णन किया जाता है, उसका भी स्पष्ट वर्णन होना चाहिए कि कौन सी हमारी जनसंख्या है, कितनी जनसंख्या है, हमारा सैंपल क्या है उसमें, और सैंपलिंग की कौन सी मेथड हमने अपनाया है, और सैंपल कलेक्शन करने की कौन से हमने मेथड अपनाया है, कौन कौन से उपकरण हमने लिया है, कौन कौन सी स्टैटिस्टिकल मेथड हमने अपनाया है, कोरिलेशन लगाया है कि हमने काई स्क्वायर लगाया है कि हमने परसेंटेज एनालिसिस किया है, कौन से सांख्यिकी विधि को अपनाया है, इसका भी वर्णन स्पष्ट रूप से किया जाना चाहिए। यदि आवश्यक हो तो पाद टिप्पणी संबंधित पृष्ठ पर ही कर दिए जाने चाहिए। कभी कभी होता है अनुसंधानकर्ता या रिसर्चर किसी अन्य पुस्तक या ग्रंथ से या जर्नल से या शोध लेख से या थीसिस से कुछ विषय वस्तुओं को लेकर अपने जो शोध प्रतिवेदन है उसमें वर्णन करता है। तो अगर सीधे तौर पर वहां से एक पैराग्राफ या 2 पैराग्राफ लिया है तो उसका वर्णन कि कहां से लिया है वो यहाँ फुट नोट जिसको बोलते हैं, फुट नोट्स या पाद टिप्पणी के अंतर्गत किया जाना चाहिए। शोध निष्कर्ष के महत्वपूर्ण बिंदुओं को रेखांकित किया जाना चाहिए। कभी कभी रिसर्च करते समय हमें ऐसे रिसर्च फाइंडिंग्स मिल जाते हैं, ऐसे शोध निष्कर्ष मिलते हैं जिसका ज्यादा उपयोग किया जा सकता है, जो बहुत ही उपयोगी होता है, उसको हाईलाइट कर देना चाहिए, रेखांकित कर देना चाहिए। शोध परिणाम को परिकल्पना परीक्षण के अभिकल्प के अनुसार प्रस्तुत किया जाना चाहिए। कभी कभी होता है किसी एक क्रियात्मक अनुसंधान में एक से अधिक परिकल्पनाएं बनानी पड़ जाती हैं, 2 या 3 परिकल्पनाएं बनानी पड़ जाती हैं। तो बजाय इसके कि सभी पहले परिकल्पनाओं पर जो डिजाइन बनानी है, डिजाइन बनाकर उसके अनुसार हम क्रियाकलाप कर लें, तब लास्ट में 3 परिकल्पनाओं के बाद में हम रिजल्ट प्रस्तुत करें, परंतु अगर एक परिकल्पना की डिजाइन बनाने के बाद उसके ठीक नीचे उसका रिजल्ट प्रस्तुत कर देते हैं तो यह ज्यादा उपयुक्त होगा। इसलिए शोध परिणाम को परिकल्पना परीक्षण के अभिकल्प के अनुसार प्रस्तुत किया जाना उपयुक्त होता है। संदर्भ सामग्री को वर्ण क्रमानुसार व्यवस्थित किया जाना चाहिए। संदर्भ सामग्री जो रेफरेंस आप प्रस्तुत करेंगे, जो लिखेंगे, उसको अल्फाबेटिकली ऑर्डर में लिखना चाहिए, वो ज्यादा उपयुक्त माना जाएगा। जैसे A, B, C, D इस क्रम के अनुसार व्यवस्थित करना उपयुक्त माना जाता है। नेक्स्ट है संदर्भ सामग्री लेखन के लिए अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन तरीके या APA स्टाइल को अपनाया जा सकता है। प्राय इसी को अपनाया जाता है, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन को तरीके को अपनाया जाता है, क्योंकि कुछ किताबों में हमें ऐसा मिला है कि संदर्भ सामग्री लेखन की कोई ऐसी उपयुक्त प्रणाली नहीं है, कोई ऐसी मान्य
प्रणाली नहीं है जिसके अनुसार लिखा जा सके। प्राय अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन तरीके को सभी लोग अपनाते हैं, तो इसलिए आप एपीए स्टाइल को अपना सकते हैं। संदर्भ साहित्य लिखते समय लेखक के नाम से पहले जैसे उपनाम लगे होते हैं, जैसे डॉक्टर, प्रोफेसर को नहीं लिखना चाहिए, बल्कि सरनेम जैसे कुमार, गुप्ता, मिश्रा, सिंह, पांडे आदि शब्दों को पहले लिखा जाना चाहिए। जैसे एक उदाहरण के माध्यम से हम प्रस्तुत कर रहे हैं। एक किताब है ओपन लर्निंग सिस्टम, जो उत्पल पब्लिकेशन से प्रकाशित है, नई दिल्ली से। उसके लेखक हैं प्रोफेसर पी.के. साहू। तो यहाँ प्रोफेसर हमने नहीं लिखा, साहू सरनेम पहले लिख दिया, फिर लिख दिया पी.के. 1994 में पब्लिश्ड है। ओपन लर्निंग सिस्टम बुक का नाम है, कॉमा लगा के न्यू दिल्ली जहां से पब्लिश्ड है उस स्थान का नाम, फिर कोलन लगाने के बाद उस पब्लिकेशन का नाम लिखा जाता है। एक अन्य वर्णन यहाँ पर दे रहे हैं, ये हमारे थीसिस का है। डॉक्टर सुरेंद्र कुमार ना लिख के कुमार और कॉमा फिर यस हमने लिखा, 2011 में सबमिट है। ए स्टडी ऑफ प्रोसेसेस ऑफ बीएड प्रोग्राम्स इन ओपन यूनिवर्सिटीज टाइटल है थीसिस का, अनपब्लिश्ड डिफिल थीसिस है। इलाहाबाद जगह से पब्लिश्ड, इलाहाबाद से है, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में है, तो प्लेस का नाम पहले लिखते फिर यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद। इस तरह से हम वर्णन करते हैं। ये एपीए स्टाइल में लिखा गया है। नेक्स्ट है साहित्यिक चोरी से बचना चाहिए, प्लेगरिज्म से बचना चाहिए। आजकल प्लेगरिज्म पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। प्लेगरिज्म से बचने का प्रयास करना चाहिए। अगर किसी की बुक से आपने कोई कुछ विषय वस्तु लिया है तो उसका रेफरेंस अवश्य दे देना चाहिए, चाहे फुट नोट्स में आप दे दें, चाहे आप रेफरेंस में दे दें, अवश्य देना चाहिए। नहीं तो आप साहित्यिक चोरी के जुर्म से बच नहीं पाएंगे। तो इसलिए साहित्यिक चोरी से बचना चाहिए, प्लेगरिज्म से बचने का प्रयास करना चाहिए। नेक्स्ट है जहां से आपने विषय वस्तु लिया है उसका स्पष्ट वर्णन पाद टिप्पणी या संदर्भ के अंतर्गत किया जाना चाहिए। जो हमने बताया उससे आप प्लेगरिज्म से कुछ हद तक बच सकते हैं। यदि आपने वेबसाइट से विषय वस्तु लिया है तो वेबसाइट के नाम के साथ उसके देखने के दिनांक को अवश्य लिखना चाहिए, यानी किस डेट में आपने वेबसाइट को सर्च किया है। अपने विषय से संबंधित जो विषय वस्तु आपने सर्च किया वेबसाइट से, उस वेबसाइट को सर्च का डेट भी अवश्य लिख देना चाहिए। जैसे एक उदाहरण के माध्यम से प्रस्तुत कर रहे हैं। एक केस स्टडी ऑफ एनुअल एंड सेमेस्टर सिस्टम ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट साइंस पेशावर, ये पाकिस्तान का है। ये इंटरनेशनल जर्नल ऑफ एकेडमिक रिसर्च इन बिजनेस एंड सोशल साइंस नाम के जर्नल में पब्लिश है। और ये कहां से हमने सर्च किया? ये हमने सर्च किया www.researchgate.net। और ये हमने कब इसको सर्च किया था? सर्च ऑन 3/3/2019, 3 मार्च 2019 को हमने सर्च किया। अब अगर आज की डेट में कोई सर्च करता है और ये संबंधित लेख नहीं मिलता है वहां पर, तो अगर 3 मार्च 2019 के रिकॉर्ड को देखा जाएगा तो वहां पर उस समय उपस्थित रहा होगा। इसलिए हम प्लेगरिज्म से बच जाते हैं अगर इसमें से हम कुछ रेफरेंस को लिया हमने। अब रेफरेंस लिखना भी, रेफरेंस लिखने के तरीके कि बुक को किस स्टाइल कैसे लिखा जाएगा, थीसिस को कैसे लिखा जाएगा, जर्नल को कैसे लिखा जाएगा, वेबसाइट से जो मैटर लिया जाएगा कैसे लिखा जाएगा, गवर्नमेंट पब्लिकेशन है उसको लिखने के लिए किस तरीके से लिखा जाएगा, इत्यादि के बारे में अलग से वर्णन करना उपयुक्त होगा। उसके लिए अलग एक लेक्चर देना उपयुक्त होगा। उम्मीद है आपको यह पसंद आया होगा, आपके लिए यह उपयोगी रहा होगा। इसके माध्यम से इसका उपयोग करके आप अपने क्रियात्मक शोध प्रतिवेदन को अच्छी तरीके से प्रस्तुत कर सकते हैं, लिख सकते हैं। आप अपने फीडबैक कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें अवश्य दें। आपका फीडबैक, आपका पृष्ठपोषण हमारे लिए उपयोगी होगा, जिसको हम अगले लेक्चर में समाहित करके अपना लेक्चर और अच्छा बनाकर आपके सामने प्रस्तुत कर सकते हैं। आपने हमारे लेक्चर को ध्यान से सुना, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।